नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार शिक्षा द्वार में। आज हम बात करेंगे राजस्थान के स्टैटिक जीके की क्लास नंबर 14 के बारे में। इससे पहले हम आपको 13 क्लासें दे चुके हैं। जिन्हें विद्यार्थियों ने वे क्लासें नहीं देखी तो अभी जाइएगा, वे क्लासें जरूर देखिएगा। और ये हमारी स्टैटिक जीके क्लासें राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर इन क्लासों से हूबहू प्रश्न बन रहे हैं। पिछले दिनों में भी लाइब्रेरियन के एग्जाम में भी प्रश्न आए हैं, तो आप इन क्लासों का लगातार अध्ययन कीजिएगा और इन क्लासों से बहुत अधिक मात्रा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इनके अंदर हम राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की कला व संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की राजनीति विज्ञान, आर्थिक समीक्षा, बजट और करंट से जुड़े मुद्दों पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को, राजस्थान के स्टैटिक जीके को। उससे पहले जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक शिक्षा द्वार परिवार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा प्रश्न नंबर 1। देखिएगा, प्रश्न नंबर 1 कहता है जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे। तो बताइए कौन से जैन विद्वान थे जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर 1 मुनि जीन सेनसूरी, मुनि जीन विजयसूरी, मुनि उदुतनसूरी या हेमचंद्र। तो बताइए कौन से वो विद्वान थे जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे। तो कुछ विद्वानों के बारे में बात करते हैं, कौन से जैन विद्वानों के बारे में बात करते हैं। तो वो कौन कौन थे देखिएगा। एक तो थे भुवन, कौन? भुवन सुंदर सूरी। उसके बाद में याद रखिएगा आप किसको? सोम सुंदर सूरी। उसके बाद याद रखिएगा आप जयशेखर को, किसको? जयशेखर सूरी को। उसके बाद में याद रखिएगा मुनि जीन सेन सूरी। बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा। एक और याद रखिएगा भुवन कीर्ति, ये भी किसके दरबार में थे? कुंभा के दरबार में। एक और याद रखिएगा नाम सोमदेव सुंदर सूरी, ये भी किसके दरबार में? कुंभा के दरबार में। एक नाम और याद रख सकते हैं मणि सुंदर, कौन? मणि सुंदर। और एक लास्ट में नाम याद रखिएगा माणिक्य। ये सारे के सारे जैन जो विद्वान थे किसके दरबार में थे? तो महाराणा कुंभा के दरबार में थे। कौन कौन? मुनि जीन सेन सूरी, भुवन सुंदर सूरी, सोम सुंदर सूरी, जयशेखर सूरी, भुवन कीर्ति सूरी, सोमदेव सुंदर सूरी, मणि सुंदर और माणिक्य। ये सारे के सारे किसके दरबार में थे? तो महाराणा कुंभा के दरबार में थे। और कुछ वैसे साहित्यकार की बात कर ली जाए, किसकी? साहित्यकार की बात कर ली जाए तो कौन कौन से साहित्यकार थे? तो मंडन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मंडन, गोविंद, गोविंद के बाद में याद रखिएगा सारंग व्यास। किसकी बात हो रही है? सारंग व्यास की बात हो रही है। उसके बाद में याद रखिएगा सुंदर गिनी। और एक याद रखिएगा आप टिल्ला भट्ट, कौन? टिल्ला भट्ट। ये कौन थे? ये साहित्यकार थे जो कुंभा के दरबार में थे। मंडन, गोविंद, सारंग व्यास, सुंदर और टिल्ला भट्ट। तो ये वाला प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। साहित्यकार की बात की और जैन विद्वानों के बारे में बात की। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया स्थित है उदयपुर के अंदर है, कुंभलगढ़ के अंदर है, बदनौर में है या ओसिया के अंदर है। पहली बात तो याद रखिएगा ये कुशाल जो माता है इन्हीं को ही कहते हैं बेराठ माता। क्या कहते हैं? बेराठ माता कहते हैं। बेराठ माता का मंदिर की बात कर सकते हैं या जाड़ बेराठ भी किसे कहते हैं? इन्हीं को कहते हैं। और इनका मंदिर महाराणा कुंभा ने कहां बनवाया? तो उदयपुर में नहीं, कुंभलगढ़ में नहीं, बदनौर, बिल्कुल बदनौर में बनवाया। और बदनौर कहां पे है? भीलवाड़ा के अंदर है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? देखिए 2 आंकड़े मिलते हैं। एक तो मिलते हैं वीर विनोद के अनुसार, एक मिलते हैं नैन्सी के अनुसार, और एक और आंकड़ा मिलता है बदायूनी के अनुसार। तो कहते हैं मुगली सेना और राजपूती सेना का 4:1 का आंकड़ा था। पहली बात करते हैं वीर विनोद के अनुसार। किसके अनुसार? वीर विनोद के अनुसार। एक बात कर लेते हैं नैन्सी ख्यात के अनुसार, मोहनोत नैनसीरी। और एक बात करते हैं बंदायूनी के अनुसार। किसके अनुसार? बंदायूनी के अनुसार। तो मुगल सेना की बात करते हैं और प्रताप की सेना की बात करते हैं।
वही बात करें वीर विनोद के अनुसार मुगल सेना की तो वो थी 80,000। कितनी? 80,000। वहीं बात करें प्रताप की सेना की तो 20,000 मात्र। वहीं बात करें नैणसी के अनुसार तो 40,000 तो मुगल थे, 9 से 10,000 क्या थे? प्रताप के सैनिक राजपूत थे। वही बंदायूनी के अनुसार बात करें तो 5,000 सैनिक थे मुगल में, और मेवाड़ या प्रताप के पास थे 3,000 घुड़सवार सैनिक। कौन से? 3,000 घुड़सवार सैनिक। तो यही बात कर रहे थे किसकी? हल्दी घाटी युद्ध की। और यही प्रश्न में पूछा गया है क्या कि वीर विनोद और नैणसी और बंदायूनी, हमने पूछा सिर्फ किसके बारे में? वीर विनोद के बारे में। तो मुगल सेना कितनी थी? तो वीर विनोद के अनुसार 80,000 मुगल थे। तो 16,000 नहीं, 80,000 बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करवाई थी? और इसी नाथ द्वारा को प्राचीन काल में कहते थे सियाड़। बहुत बार पेपर में प्रश्न आया है। और इस मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? श्रीनाथ जी का मूर्ति का तो क्या महाराणा कुंभा ने, राज सिंह प्रथम ने, सुरजनहाड़ा या जय सिंह ने? तो याद रखिएगा किसकी बात हो रही है? नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति का निर्माण राज सिंह प्रथम ने। और अगर पूछ लिया जाए ये कौन सी नदी के किनारे है तो याद रखिएगा कौन सी नदी? बनास नदी के किनारे है। और ये एक बात और याद रखिएगा, कहाँ की? कांकरोली की, जहां टायर और ट्यूब बनाए जाते हैं। फेमस है टायर और ट्यूब के लिए। प्राचीन काल में क्या था, क्या करवाया था यहाँ पे? तो यहाँ पे भी राज सिंह प्रथम ने द्वारिकाधीश की, किसकी? द्वारिकाधीश की मूर्ति की स्थापना की थी और मंदिर बनवाया था। किसने? राज सिंह प्रथम ने। तो ये बात भी आप अच्छे से याद रखिएगा। कहां पे? कांकरोली राजसमंद में द्वारकाधीश की मूर्ति स्थापित की थी और मंदिर बनवाया था। और नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को स्थापित करके मंदिर बनवाया था औरंगजेब के समय। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। राजस्थान का एकीकरण के चरण दिए गए और उनकी दिनांक दी गई है। अपने को देखना है कूट में सुमेलित नहीं है। तृतीय चरण, क्या नाम था तृतीय चरण का? किसी को याद आ रहा है? तो संयुक्त राजस्थान। कौन सा राजस्थान है? संयुक्त राजस्थान। वही बात करें चतुर्थ चरण की तो कौन सा नाम होगा? वृहित राजस्थान। कौन सा? वृहित राजस्थान। वही बात करें पंचम चरण की तो वृहितर। कौन सा? वृहितर राजस्थान। और छठे चरण की बात करें तो राजस्थान होगा। कौन सा होगा? राजस्थान होगा। तीसरे चरण का नाम संयुक्त राजस्थान, जिसकी एकीकरण की तारीख क्या थी? 18 अप्रैल 1948। देखिए इसके सामने क्या है? बिल्कुल 18 अप्रैल 1948 एकदम सही है। उसके बाद चतुर्थ वृहित राजस्थान, जिसकी तारीख क्या थी? 30 मार्च 1949। क्या है 30 मार्च 1949? नहीं जी, यहां तो 1948 है। तो यही हमारा गलत होगा। उसके बाद पंचम चरण के 5वें चरण की बात करते हैं, वृहित राजस्थान की बात करते हैं। 15 मई 1949 बिल्कुल सही। छठा चरण जब राजस्थान नाम पड़ गया 26 जनवरी 1950 एकदम सही उत्तर होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है इस समय कि 1945-46 में अखिल भारतीय राज्य जनता सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया? कौन सा अखिल भारतीय राज्य सम्मेलन कब हुआ? 1945-46 में, जिसमें यह कहा गया था कि केवल उन राज्यों या उन राज्यों के समूहों को जिनकी न्यूनतम जनसंख्या 50 लाख और राजस्व 3 करोड़ का या अधिक का है को ही स्वतंत्र और संघीय भारत में स्वतंत्र इकाई का दर्जा दिया जाना चाहिए। कहाँ की गई ये बात? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर या जोधपुर के अंदर? तो याद रखिएगा ये बात हुई थी कहां पे? उदयपुर के अंदर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। राजस्थान संघ की अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? क्या वह जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह थे, धौलपुर के उदयभान सिंह थे, बीकानेर के शार्दुल सिंह थे, या
किशनगढ़ के महाराजा सुमेर सिंह थे। तो याद रखिएगा, भारत में विलेयी पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक जो थे उनका नाम था बीकानेर के शार्दुल सिंह। तो जोधपुर वाले नहीं, धौलपुर वाले भी नहीं, बीकानेर के शार्दुल सिंह बिल्कुल सही उत्तर होगा। और वही बात कर ली जाए राजस्थान के एकीकरण की, किसकी? राजस्थान के एकीकरण पर हस्ताक्षर करने वाले सर्वप्रथम की बात कर ली जाए तो ये कौन थे? तो ये थे हमारे अलवर के, कहां के? अलवर के तेज सिंह थे, अलवर के तेज सिंह थे। तो ये वाला प्रश्न भी आपका अच्छे से क्लियर होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? देखिएगा, सिरोही की थोड़ी सी कहानी बड़ी रोचकता वाली है। कैसे? सिरोही का 1 फरवरी, कब? 1 फरवरी 1948 को विलय हो चुका था। किसके अंदर? तो गुजरात के अंदर इसका विलय हो चुका था। और किसके प्रयास के द्वारा? तो सरदार पटेल के प्रयास के द्वारा। तो तभी उन्हीं दिनों में हीरालाल शास्त्री जी एक पत्र लिखते हैं। किसको? हीरालाल शास्त्री जी क्या लिखते हैं? पत्र लिखते हैं। और किसको पत्र लिख रहे हैं? तो सरदार पटेल को पत्र लिखते हैं। कहते हैं, पटेल साहब देखो, सिरोही का अर्थ गोकुल भाई भट्ट है। कौन है? गोकुल भाई भट्ट है। और गोकुल भाई भट्ट के बिना राजस्थान नहीं चल सकता। सिरोही का मतलब कौन है? गोकुल भाई भट्ट। ये क्या है? सिरोही का मतलब है, सिरोही का मतलब कौन है? गोकुल भाई भट्ट है। और इनके बिना राजस्थान नहीं चल सकता। तब गोकुल भाई भट्ट और बलवंत राय मेहता के आंदोलन के कारण 26 जनवरी 1950 को सिरोही को किसमें मिलाया गया? राजस्थान के अंदर मिलाया गया। और 26 जनवरी 1950 को ही राजस्थान जो ये नाम था इसको संवैधानिक दर्जा भी मिला। 26 जनवरी 1950 को ही राजस्थान को संवैधानिक दर्जा मिला। 26 जनवरी 1950 को ही सिरोही आकर मिल जाता है। और एक बात और याद रखिएगा, सिरोही तो मिल गया परंतु उस समय आबू और देलवाड़ा नहीं मिला था। अबू और देलवाड़ा नहीं मिला था। अबू और देलवाड़ा का जो मिलन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा के साथ किया गया। इसलिए कह सकते हो सिरोही तो 2 बार मिलाया गया। एक बार कब? 1950 में, एक बार कब? 1956 के अंदर। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा? तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 बिल्कुल 3 नंबर ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। राजस्थान में पाए जाने वाली उस्ता कला क्या थी? संगमरमर के पत्थर पर चिकारी, चौकोर, चेक पैटर्न में कपास और रेशम का मिश्रण, संगमरमर के पत्थर पर मीनाकारी, ऊंट के चमड़े पर सोने की मीनाकारी। तो याद रखिएगा क्या थी? तो ये है ऊंट की चमड़ी पर की जाने वाली नक्काशी या मीनाकारी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कहाँ की फेमस है उस्ता कला? तो बीकानेर की। और बीकानेर की एक और फेमस है कौन सी? मथेरन कला। कौन सी? मथेरन कला। वही बात करें इसके जो उस्ताद थे, को किसकी बात करें? उस्ता कला के, उनका नाम है हिसामुद्दीन, स्वर्गीय हिसामुद्दीन की बात हम कर रहे हैं। इनको 1986 में मिला था क्या? पद्म श्री मिला था। और उस्ता कला का स्वर्ण काल किसके काल में माना जाता है? तो अनूप सिंह के काल के अंदर। कहां के राजा थे ये? बीकानेर के राजा थे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। नागौर का बू गांव किस लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? पेच वर्क के लिए, मिट्टी के बर्तन एवं खिलौनों के लिए, जून पट्टी के लिए या लोहे के औजार के लिए? तो याद रखिएगा नागौर का बू गांव किसके लिए फेमस था? मिट्टी के बर्तन और खिलौने के लिए। 2 नंबर ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। भरत, सुफ, हुरमजी, आरी किस से संबंधित है? पित्तल नक्काशी से संबंधित है, गलीचा व दरी उद्योग से, ब्लू पोट्री से या कढ़ाई व पेच वर्क से? तो याद रखिएगा भरत, सुफ, हुरमजी, आरी ये किससे संबंधित है? तो कटाई पेच वर्क से, कढ़ाई और पेच वर्क से संबंधित है। कौन? ये वाले। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की।
लोकगीत किसकी संस्कृति के मुँहे बोले चित्र है? लोकगीत किसी संस्कृति के मुँहे बोले चित्र है, यह किसका कथन है? देवेंद्र सत्यार्थी का, सत्येंद्र त्रिपाठी का, महात्मा गांधी का या डॉक्टर जित्त नारायण शास्त्री का? तो किसका है? देवेंद्र सत्यार्थी का। ये वाला कौन सा? लोकगीत किसी संस्कृति के मुँहे बोले चित्र हैं। इस प्रकार का प्रश्न पेपर में आजकल बन रहे हैं क्या कि लोकगीत किसकी संस्कृति के मुँहे बोले चित्र है? तो देवेंद्र सत्यार्थी के। एक बात और याद रखिएगा, लोकगीतों के लिए किसने कहा कि ये संस्कृति के पहरेदार है? क्या संस्कृति के पहरेदार है? ये बात किसने कही? तो याद रखिएगा किसने कही? महात्मा गांधी ने एक बात कही है। लोकगीत संस्कृति के पहरेदार है, महात्मा गांधी ने ये बात की है। और देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा है लोकगीत किसी संस्कृति के मुँहे बोले चित्र है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। निम्नलिखित में से कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है? मंजीरा, चिंपिया, बांकिया या हांकल? तो याद रखिएगा मंजीरा क्या है? घन वाद्य यंत्र है। चिंपिया भी घन वाद्य यंत्र है। बांकिया ये सुशिर वाद्य यंत्र है। कौन सा? सुशिर वाद्य यंत्र। और हांकल ये भी घन वाद्य यंत्र है। मंजीरे के साथ साथ में याद रखिएगा झांझ। किसको? झांझ। उसके साथ में याद रखिएगा खड़ताल। किसकी बात हो रही है? खड़ताल। इसी के साथ याद रखिएगा गुरलियो। कौन सा? गुरलियो। इसके साथ में याद रखिएगा रमजोल। किसकी बात कर ली? रमजोल। और हांकल, चिंपिया, मंजीरा ये तो आप याद रखोगे ही। तो इसके साथ में बांकिया क्या है? सुशिर वाद्य यंत्र है। इसके बाद देखिएगा प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। लोक वाद्य यंत्र और प्रख्यात कलाकार दिए गए हैं, इनका मिलान करना है। बप्पंग, बप्पंग के कौन हैं? तो याद रखिएगा बप्पंग के हैं जहूर खां मेवाती। कैसे याद रखोगे? बप्पंग, पंग से मतलब पंगा, जहर से पंगा कौन लेगा? तो क्या याद रखोगे? बप्पंग का जहूर खां मेवाती। ए में 2 वाला रखो, बाकी काट दीजिए। 1 को रखिए, 2 को काट दीजिए, 3 को भी काट दीजिए, 4 को रखिएगा। उसके बाद नड़, नड़ मतलब नाड़ी। नाड़ी से बोलोगे कण कण में भील। नाड़ी के कण कण में भील याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। तो नाड़ी से याद रखोगे कर्णा भील। नड़ मतलब नाड़ी। नाड़ी में बोलोगे क्या? कण कण में भील। तो देखिएगा बी में 3 रखिए, बाकी काट दीजिए। 1 को रखो, 2 को, 4 को काट दीजिए। 1 नंबर हमारा सही होगा। बात करते हैं अलगोजा की। किसकी? अलगोजा की। तो क्या कहेंगे? अलगोजा से बोलो खोजा। किसको खोज रहे हैं? तो राम को खोज रहे हैं। तो अलगोजा खोजा किसको? राम को। तो रामनाथ चौधरी। उसके बाद में खड़ताल बोलो तो खड़ा, खड़ सीधा मतलब खड़ताल का हुआ सदीक खां। कौन हुआ? सदीक खां हुआ। तो याद रखिएगा ये पूरी बात। बप्पंग पंगा, जहर से कौन पंगा ले? नड़ नाड़ी, नाड़ी नाड़ी, नड़ नाड़ी, कर्ण कण कण में भील। अलगोजा खोजा किसको? राम को। खड़ताल, ताल मतलब खड़ सीधा, सीधा खड़ सीधा। तो याद रखिएगा ये वाला प्रश्न भी। प्रश्न नंबर 15 देखिएगा। घूमर लोक नृत्य को संस्कृति करने और बढ़ावा देने के लिए देश में राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य एकेडमी की स्थापना की गई। कब की गई गणगौर घूमर नृत्य एकेडमी की स्थापना? तो याद रखिएगा की किसने? तो संत रामपुर की राजमाता। किसकी? संत रामपुर की राजमाता, जिन्होंने गणगौर घूमर नृत्य एकेडमी की स्थापना की। राजमाता का नाम क्या था? तो गोवर्धन कुमारी नाम था। और इन्होंने कब स्थापना की? तो 1986 के अंदर इसकी स्थापना की। तो देखिएगा 1981 नहीं 86 बिल्कुल सही उत्तर होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। रम्मत लोक नाटक को निभाने वाले पात्र देश के रूप में जाना जाता है। शिव, बवैया, खिल्लार या इनमें से कोई नहीं? तो 3 नंबर ऑप्शन खिल्लार। खिल्लार किसके लिए जाना जाता है? रम्मत लोक नाट्य को निभाने वाले के रूप में। रम्मत कहां पे फेमस है? तो बीकानेर की फेमस है। और कहां की? तो जैसलमेर की है। और जैसलमेर के अगर कलाकार की बात कर लो तो तेज कवि बहुत फेमस है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। वहीं तुलसीदास का भी नाम याद रखिएगा इसके साथ में। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? बताइए भाई।
क्या लच्छी राम, अली बख्श, नानू राम या दुलिया राणा? तो याद रखिएगा कुचामनी ख्याल है कहां की, तो कुचामन की है। और कुचामन कहा आपको सभी को पता है, नागौर के अंदर है। और इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं उनका नाम है लच्छी राम। और इनकी थोड़ी बहुत रचनाएं देख लीजिए। गोगा चौहान, कौन सा गोगा चौहान बात करेंगे। फिर बात करेंगे मीरा मंगल, किसकी, मीरा मंगल की बात करेंगे। और एक किसकी बात करेंगे, राव ऋणमल की बात करेंगे। ये किसकी रचनाएं हैं, लच्छी राम की रचनाएं हैं। और इसकी एक और बात करते हैं कुचामनी ख्याल की, इसके अंदर जो पुरुष होते हैं वही महिलाओं का क्या करते हैं, जो पात्र होते हैं महिलाएं का अभिनय करते हैं, कौन, पुरुष ही करते हैं। अगर बात कर ली जाए इसके अंदर वाद्य यंत्र की, तो वाद्य यंत्र कौन कौन से इसके अंदर यूज होते हैं, तो वो होते हैं ढोल, शहनाई होती है इसके अंदर यूज, और कौन सी होती है, सारंगी इसके अंदर यूज होती है। और इस प्रकार के वाद्य यंत्र इसके अंदर यूज किए जाते हैं। और इसके अभी हाल फिलहाल खिलाड़ी की बात करें जो प्रसिद्ध है, जिनका नाम आता है, उसका नाम है उगम राज। कौन सा, उगम राज। ये थी हमारी कुचामनी ख्याल के बारे में बात। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपासक नहीं है? मतलब देखो ये दो प्रकार के होते हैं, एक निर्गुण एक सगुण। निर्गुण का मतलब जो मूर्ति की पूजा नहीं करते, और सगुण मतलब जो मूर्ति की पूजा करते हैं। इतनी सी बात याद रखिएगा। तो जसनाथी क्या है, निर्गुण है। दादू क्या है, निर्गुण है। रामसनेही क्या है, निर्गुण है। परंतु नाथ क्या है, सगुण है। तो यही बात हम कर रहे थे। थोड़ी सी बात और देख लीजिए। ये देखो दो प्रकार से इनको बांटा गया है। निर्गुण भक्ति की बात करें तो इसमें ईश्वर का निराकार करके और ईश्वर की मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। ये कौन कौन से वो थे संप्रदाय, तो विष्णोई, जसनाथी, दादूपंथी, प्रणामी, रामसनेही, निरंजनी, लालदासी और कबीर पंथी संप्रदाय थे। इनको याद रखेगा, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। विष्णोही, जसनाथी, दादूपंथी, प्रणामी, रामसनेही, निरंजनी, लालदासी और कबीर पंथी संप्रदाय, ये क्या थे, निर्गुण भक्ति के थे। वही सगुण मतलब ईश्वर को सर्वसम मानकर ईश्वर की मूर्ति की पूजा करते हैं, पूजा आराधना करते हैं। कौन कौन, रामानुज या रामावत, रामानंदी, निम्बारक, वल्लभ, गोड़िया नाथ, पशुपात, निष्कलंकी, मीरादासी और चरणदासी, ये क्या करते थे, ईश्वर की मूर्ति की पूजा करते थे। वही निर्गुण वाले ईश्वर की मूर्ति की पूजा नहीं किया करते थे। तो ये वाली बात भी अच्छे से आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। निम्न में से कौन सा कथन संत दादू दयाल के बारे में नहीं है? उन्होंने करुणा के संत के रूप में जाना जाता है। क्या उन्हें करुणा के संत के रूप में जाना जाता है? दूसरी बात, उनका जन्म इलाहाबाद में 1544 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद देखो वह दादू पंथ के संस्थापक थे। उसके बाद देखिएगा यह 1603 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक राजस्थान राज्य के नारायण में रहे थे। नारायण कहां पे, जयपुर के अंदर। थोड़ी सी बात मैं आपको बताता हूं, फिर आपको पता लग जाएगा कौन सा गलत है। पहली बात करते हैं, दादू के जन्म कहां हुआ, तो अहमदाबाद में हुआ। हुआ कब, तो 1544 को हुआ। विक्रमी संवत की बात करें तो 1601 को हुआ। मुख्य गद्दी कहां पे, तो जयपुर के नारायणा में इनकी मुख्य गद्दी है। कहां पे, अगर बात कर ली जाए तो दादू खोला, क्या दादू खोला बोलते हैं, दादू खोल भी बोलते हैं। बेरानी की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी, बेरानी की पहाड़ी पर। उसके बाद बात कर लेते हैं, इसके लिए क्या बात कर रहे थे, बहरानी की पहाड़ी की बात कर रहे थे। उसके बाद देखिएगा इन्होंने 1574 के अंदर परम ब्रह्मा संप्रदाय की क्या की स्थापना की। कब, 1574 में। कौन सी, परम ब्रह्मा की बात कर रहे हैं। उससे इन्होंने क्या किया, इन्होंने दादू पंथ की भी स्थापना की, दादू पंथ की भी स्थापना की। इनके जो उपदेश है उन्हें कहते हैं दादू वाणी। क्या कहते हैं, दादू वाणी। ये क्या है, इनके उपदेश हैं। तो ये वाली सारी बात आप इनका याद रखें। और इनका अंतिम समय कहां बीता, तो नारायणा के अंदर जयपुर में ही बीता था। तो देखिएगा
उन्होंने करुणा संत के रूप में जाना था, बिल्कुल ये सही बात है। उन्होंने इनका जन्म इलाहाबाद के 1544 में हुआ, नहीं अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था। तो ये वाला 2 नंबर हमारा गलत होगा, बाकी सारे के सारे एकदम सही है। उसके बाद बात कर लेते हैं, सुमेलित कीजिए शेख हमीमुद्दीन मिठे महाबली, मौलाना जियाउद्दीन, शेख नजीमुद्दीन, शेख बाबा इसहाक। तो इनका मिलान करना है, तो बताइए कहां पे है। शेख हमीमुद्दीन मिठे महाबली की कहां पे है दरगाह, तो गागरोन के अंदर है। कहां पे है, गागरोन में। तो मिलान कर दीजिए, ए का किस पे, 2 पे, ए में 2 वाले रखिए, बाकी काट दीजिए जी। 2 नंबर गया, 3 नंबर भी गया, 4 भी गया, तो 1 नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। मौलाना जियाउद्दीन की दरगाह जयपुर में, शेख निजामुद्दीन की दरगाह कहां, फतेहपुर में, और शेख बाबा की दरगाह कहां, खाटू के अंदर होगी। तो ये वाली पूरी बात भी अच्छे से समझ में आई होगी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। राजमहल टोंक खान संबंधित है, सोना, पन्ना, चांदी या तांबा। तो याद रखिएगा, राजमहल टोंक की जो खान है वो फेमस है किसके लिए, तांबा के लिए। और तांबा को ही कहते हैं गारनेट कहते हैं, इसी को ही कहते हैं रक्त मणि कहते हैं। और इसके लिए जो प्रसिद्ध खान है, एक तो है राजमहल टोंक की, और एक है सरवाड़। कहां पे है ये, अजमेर के अंदर है। तो ये वाली बात भी पूरी याद रखिएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। निम्न में से राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है, सिरोही, उदयपुर, जालोर या जोधपुर को। तो याद रखिएगा, पहली बात, ग्रेनाइट विश्व का सबसे महंगा पत्थर क्या है, विश्व का सबसे महंगा पत्थर कौन सा, ग्रेनाइट है। और 56 की पहाड़ियां सिवाना बाड़मेर इसके लिए मुख्यतः फेमस है, किसकी, 56 की पहाड़ियां। ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा किसको कहते हैं, जालोर को कहते हैं। वही बात कर लेते हैं, काला ग्रेनाइट कहां पे निकलेगा, तो कालडेरा। और कालडेरा कहां पे पड़ता है, तो कालडेरा पड़ता है जयपुर के अंदर। उसके बाद में बात कर लेते हैं पिल्ला, तो पिल्ला से याद रखिएगा पिथाला, और पिथाला कहां पे, जैसलमेर में। कहां पे, जैसलमेर के अंदर होगा। उसी के साथ में हम बात कर लेते हैं किसकी, गुलाबी की बात कर लेते हैं। और गुलाबी कहां पे, सिवाना के अंदर, और सिवाना कहां पे, बाड़मेर के अंदर होगी। तो ये वाली पूरी बात भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। 23 नंबर कह रहा है, याद रखिएगा क्या, कि रोहिलखाने किस खनिज से संबंधित है, थोरियम, यूरेनियम, बेरिलियम या अब्रक। तो याद रखिएगा रोहिल खान, और इसी के साथ में एक खान का और याद रखिएगा याद, सुहागपुरा। और है कहां पे, दोनों तो सिक्कर के अंदर। और किस के लिए जानी जाती है, तो यूरेनियम के लिए। तो थोरियम नहीं, यूरेनियम बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। जेके पुरम, जो कि जेके लक्ष्मी सीमेंट विनिर्माण इकाई के रूप में जाना जाता है, ये कहां पे है, पाली, टोंक, सिक्कर या सिरोही के अंदर। तो जेके पुरम जो जेके लक्ष्मी सीमेंट के रूप में जाना जाता है, ये कहां पे है, तो सिरोही के अंदर है। तो 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। ब्यावर, भरतपुर, गंगानगर और केशवना गुज्जर दिया गया है। सामने दिया गया है सरसों का तेल उद्योग, चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग और कागज उद्योग। तो याद रखिएगा ब्यावर किसके लिए, वस्त्र उद्योग के लिए। तो ए में 3 रखिए, बाकी काट दीजिए, बिल्कुल 1 रखो, 2 रखो, 4 काट दो, 3 भी काट दीजिए। भरतपुर की बात करें तो सरसों के तेल के लिए याद रखिएगा, किसके लिए, सरसों के तेल के लिए याद रखिएगा। वही बात करें गंगानगर किसके लिए, तो चीनी उद्योग के लिए याद रखिए। और केशवना गुज्जर किसके लिए, कागज उद्योग के लिए। तो 3, 1, 2, 4 देखिए कहां है, 1 में नहीं, 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। राजस्थान में राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय स्थित है, जोधपुर, जयपुर, अजमेर या कोटा। तो बताइए जी कहां पे है, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय है, तो जोधपुर में है, जयपुर में है, अजमेर में है। तो याद रखिए कहां पे है, जयपुर के अंदर है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। जैसलमेर के किस जिले में वर्ष 2001 से 2011 के दौरान
सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई है? जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर या जोधपुर? तो याद रखिएगा कहां पे पाई गई है, तो बाड़मेर के अंदर कितनी 32.5%। और कमी सर्वाधिक कहां पाई गई, तो श्री गंगानगर के अंदर पाई गई। और कितनी कमी, तो 10% की कमी पाई गई है। वही बात करें प्रश्न नंबर 28 की, राजस्थान के विभिन्न जिलों के जनसंख्या वितरण के बढ़ते क्रम के संबंध में दिए गए सही विकल्प के पहचान करें। किसकी बात करें, बढ़ते हुए क्रम की। तो देखिए बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर या जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर। एक बात तो कंफर्म है, सर्वाधिक जनसंख्या कहां पे अभी हाल फिलहाल, जयपुर के अंदर। तो देखिए ये बीकानेर आ गया सबसे पीछे, तो इसको तो काट ही दीजिएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, तो इसके अंदर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो बीकानेर की जनसंख्या कितनी है, तो बीकानेर की जनसंख्या है हमारी 26.33 लाख। वहीं अजमेर की बात करें तो कितनी है, 25.83 लाख। वहीं हम बात कर लेते हैं जोधपुर की बात कर लेते हैं, तो जोधपुर की कितनी है, 36.87 लाख। और वहीं बात कर लेते हैं जयपुर की, तो 66.26 लाख। तो देखिएगा सबसे पहले कौन होगा, अजमेर होगा, फिर बीकानेर होगा, फिर जोधपुर, फिर होगा हमारा जयपुर। तो बीकानेर पहले नहीं होगा, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर नहीं, ये भी नहीं होगा, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर। बिल्कुल 3 नंबर ऑप्शन हमारा एकदम सही उत्तर होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की, निम्न में से कौन सी गरीबी के आंकलन से संबंधित नहीं है? जे.के. मेहता, वी.एम. दांडेकर, डी.टी. लक्कड़वाला या बी.एस. मिहांस? तो याद रखिए कौन सी नहीं है, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं किस पे, गरीबी के आंकलन पर की गई ये समितियों के बारे में। भारत में सर्वप्रथम गरीबी का अध्ययन 1956-57 में श्री बी.एस. मिहांस ने किया। गरीबी के मापन हेतु गठित कार्यदल की अब बात करें, समितियों की अब बात करेंगे। अभी पहली समिति की बात करें, अशोक मेहता समिति, गठन कब, 1962 में। अगली बात करें डॉक्टर वाई के अलद समिति, गठन 1977, रिपोर्ट आई 1979 के अंदर। वही बात करें डी.टी. लक्कड़वाला टास्क समूह, गठन है 1989 में, रिपोर्ट आई 1993 के अंदर। देखिएगा ये बात कर रहे हैं हम, ये किसके बारे में, जो गरीबी का अध्ययन कर रही है 19 समितियों के बारे में। वी.एम. दांडेकर 1993, सुरेश डी. तेंदुलकर समिति, गठन 2005, रिपोर्ट 2009 में। राजस्थान के संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली पूरी बात करेंगे आने वाले दिनों में। डॉक्टर सी रंगराजन समिति, गठन 2012, रिपोर्ट 2014, ये वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों के दोनों समितियां राजस्थान से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं निम्न में से कौन सी गरीबी के आंकलन से संबंधित नहीं है? जे.के. मेहता नहीं, जे.के. मेहता को तो नाम ही नहीं पड़ा, अशोक मेहता का नाम पढ़ा था। बाकी बात सारी की सारी किससे संबंधित है, गरीबी के आंकलन से संबंधित है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की, 9वीं से 12वीं कक्षा की छात्रा को आपकी बेटी योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता कितनी है? ये पहली बात तो ये आपकी बेटी योजना आती कब है, तो याद रखिएगा 2004-05 के अंदर आती है। उसके साथ में याद रखिएगा 1 से 8 और 9 से 12 इन दोनों को एक प्रोत्साहन राशि दी जाती है आर्थिक सहायता के लिए। वो कितनी है, तो 1 से 8 के लिए तो 1100 रुपए, वहीं 9 से 12 के लिए 1500 रुपए दिए जाते हैं। तो प्रति छात्रा 1500 रुपए प्रति वर्ष। बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 की, राजस्थान सरकार की आस्था कार्ड योजना का उद्देश्य देश को लाभ पहुंचाना है। बालिकाओं को, दिव्यांग व्यक्तियों को, भूतपूर्व सैनिकों को या गर्भवती महिलाओं को? तो याद रखिएगा जो ये आस्था योजना है ना, ये निःशक्त जन होते हैं, दिव्यांग होते हैं, उनके परिवार को सहायता और संरक्षण के लिए चलाई गई है। तो बालिकाओं के लिए नहीं, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बिल्कुल 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। और एक कंडीशन है इसके अंदर, जिनकी आय क्या होनी चाहिए, वार्षिक 1,20,000 से या 1,20,000 तक होनी चाहिए। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 की, राजस्थान में स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए क्या उद्देश्य है इस स्वावलंबन योजना का, तो जो गांव की महिलाएं हैं, जो विधवा है, जो मतलब कह सकते हो आप जिनके पास रोजगार नहीं है, लाचार है, उनको उनके जीवन स्तर को सुधार करना। क्या करना, उनके जीवन स्तर में सुधार करना।
तो ऑप्शन 1 देखिएगा, निर्धन महिलाओं, विधवाओं, परित्यक्ताओं और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना, बिल्कुल यही स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य होगा। क्या? अभी मैं बता चुका हूं, बेरोजगार व्यक्तियों को प्रशिक्षण करना नहीं, अनुसूचित जाति जनजाति का पिछड़ा वर्ग की बेरोजगारी ये भी नहीं, असंगठित क्षेत्र में रोजगार ये भी नहीं होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 की। राज्य सरकार के बजट 2017-18 में कितनी आबादी गांव को स्मार्ट विलेज योजना के तहत विकसित करेगी? तो ये बात बताइएगा, बजट 2017-18 के अनुसार स्मार्ट विलेज, जिन्होंने योजनाओं की क्लास देखी है वहां इस योजना को करवाया गया है। स्मार्ट विलेज योजना 2017-18 के बजट में इसके अंदर जिन गांवों की संख्या कितनी होगी? 5000 होगी। कितनी? 5000 होगी। उनको क्या किया जाएगा? उन्हें स्मार्ट विलेज के रूप में उन पे कार्य किए जाएंगे। साथ ही में एक बात और याद रखिएगा, अब तक कितने? तो 3275 ग्राम 32 से 75 गांवों को किया जा चुका है स्मार्ट विलेज योजना के तहत लाभान्वित। तो याद रखिएगा कितनी बात कर रहे हैं? 5000 से अधिक जनसंख्या। बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन हमारा एकदम सही उत्तर होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 34। वंदे मातरम योजना किसके द्वारा संचालित की जा रही है? सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा, चिकित्सा मंत्रालय द्वारा या शिक्षा मंत्रालय द्वारा? तो वंदे मातरम योजना संचालित की जा रही है किसके द्वारा? चिकित्सा मंत्रालय के द्वारा। और ये है क्या? तो देखिएगा इसके अंदर होता क्या है कि गांव की कुछ महिलाएं या कुछ ऐसा वर्ग अभी भी है जहां पे महिलाओं के प्रेगनेंसी या प्रसव के टाइम पे 33% महिलाएं हॉस्पिटल तक या उनको चिकित्सा सुविधा या जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। उसके लिए योजना चलाई गई है। कौन सी? वंदे मातरम योजना। किस विभाग से है? तो चिकित्सा मंत्रालय के द्वारा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 35 की। जनवरी 2016 में किस जिले में के जिला कलेक्टर ने चरण पादुका योजना चलाई? जालोर, झालावाड़, चूरू या बारा? तो कहां चलाई गई ये चरण पादुका योजना? तो जालोर जिले के अंदर। क्या थी योजना? जो बच्चे जिनके जूते नहीं थे, नंगे पांव आते थे स्कूल के अंदर, उनको दानदाताओं के माध्यम से जूते उपलब्ध करवाना। जनवरी 2016 की परियोजना है, पेपर में पूछी जा सकती है। चरण पादुका योजना कहां की? जालोर जिले की। और उस समय यहां के कलेक्टर कौन थे? तो जितेंद्र सोनी। ये वाली बात भी याद रखिएगा। कौन थे? जितेंद्र सोनी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 36 की। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से 4 शहरों को स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है या था? तो देखिएगा ये बात हम बहुत बार कर चुके हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से हैं? जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। तो देखिए 1 नंबर ऑप्शन क्या है? जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 37 की। निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल या मुख्य सचिव? तो याद रखिएगा कौन है? तो यह है हमारे मुख्यमंत्री। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 38 की। मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 153 या अनुच्छेद 163? तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति कब होती है? किस आर्टिकल के तहत होती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके तहत? अनुच्छेद 164 के तहत होगी। और कौन करेगा? तो 164(1) के तहत कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 39 की। निम्नलिखित में से कौन सा दिसंबर 1992 में राष्ट्रपति शासक से ठीक पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री थे? श्री शिवचरण माथुर, श्रीमती वसुंधरा राजे, श्री अशोक गहलोत या श्री भैरव सिंह शेखावत? तो याद रखिएगा उस समय जो हमारे मुख्यमंत्री थे राजस्थान के वो थे श्री भैरव सिंह शेखावत। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 40 की। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री और संविधान सभा के सदस्यों के लिए समान अधिकार के प्रस्तावक कौन थे? जमुना लाल गुप्ता, हीरालाल शास्त्री, कृपाल योगी या रामलाल हदिया?
तो कौन थे? हीरा लाल शास्त्री थे। और यह था हमारा आज का अंतिम प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और हमारी आगामी दिनों में चल रही ये स्टैटिक जीके की क्लास, इसके साथ में अभी आपको हमारी कला व संस्कृति और इतिहास की क्लास भी रेगुलर मिलेगी और वो क्लास भी आप लगातार देखिएगा। जियोग्राफी की हम आपको सीरीज दे चुके हैं और ये क्लासें आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगी। कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिएगा। तो आपसे जल्द मिलते हैं, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, नई क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।